A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that we have completed whole book of macroeconomics. So in today's class we are moved to the next book of class 12, that is Indian economic development. So in this chapter in this book till the chapter 5 we have completed. Okay, so in today's class we are going to start a new chapter, chapter 6, that is rural development, right? So in this chapter we are going to discuss what is the rural development, rural credit, agricultural marketing system, diversification in agriculture, all these topics. So firstly we will discuss about what are the different content that we are going to study. Next we will introduce or read all the topics which is related to the rural development, right? So let's get started. So इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं. द टॉपिक इज फर्स्ट वन इज दैट इज रूरल डेवलपमेंट. ओके, इन द रूरल डेवलपमेंट व्हाट आर द चैलेंजेस और द की इश्यूज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. ये रूरल डेवलपमेंट होता क्या है और उसके डिफरेंट चैलेंजेस और दी की इश्यूज़ क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के. कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज़ रूरल क्रेडिट. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द रूरल क्रेडिट नीड्स, कि जो रूरल क्रेडिट नीड्स की उसको क्लासीफाई क्यों रूरल क्रेडिट की नीड है. सेकेंड पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट, कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट. अगर रूरल एरियाज़ में क्रेडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है तो उसके सोर्स क्या हैं, कहाँ से ये रूरल में क्रेडिट आ रहा है. नेक्स्ट पढ़ेंगे रूरल बैंकिंग, अ क्रिटिकल अप्रेजल. ठीक है, जो भी ये रूरल बैंकिंग है उसका क्रिटिकल अप्रेजल देखेंगे कि रूरल बैंकिंग के पॉजिटिव साइड्स क्या हुए और उसके नेगेटिव साइड्स क्या हुए. फिर पढ़ेंगे हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. सो मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिया है इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे जो ये रूरल क्रेडिट, जो रूरल डेवलपमेंट है उसको हम लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें. क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और जो भी डिप्राइव सेक्शन है उनको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है. रूरल डेवलपमेंट पे बात ही नहीं की जाती है. तो गवर्नमेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएशंस लेती रहती है एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ इनिशिएशन ले. जैसे हम लोग ने पॉवर्टी में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे क्या हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी क्या हो कंटिन्यूसली जो इंक्रीज़ कर रही है दैट शुड बी फॉल. ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम और डिफेक्ट्स क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. जो एग्रीकल्चरल की मार्केटिंग हो रही है, मतलब हम लोग उन जो सारे गुड्स को हैं उनको असेंबल कर रहे हैं, उनको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इन सारे में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है. फिर सजेशंस टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. फिर सजेशंस दिया जाएगा कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके. फिर पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल. मार्केटिंग चैनल के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. एक तो हम लोग ने देखा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, उसके अलावा कैसे मार्केटिंग किया जा सकता है, कैसे गुड्स को, जो भी गुड्स रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम कैसे मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. फिर है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर. डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर मीन्स कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, बहुत ज़्यादा पीपल क्या है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है. बट हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, जब सीज़न है तभी तक वहाँ पे वर्क है. बट इन दी ऑफ सीज़न में क्या है, वहाँ पे कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. तो इसके लिए बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि इसके कुछ डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि हम बस एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं हो सकते, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा. तो उसमें क्या क्या आ जाता है, आपका हॉर्टिकल्चर्स आ जाता है, या लोग क्या करते हैं काउस को रखते हैं या गोट को रखते हैं. बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर कि बस हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड ना होकर हम कुछ और भी ऑप्शंस का देखें, ये पढ़ेंगे. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है. पहले क्या है कि अगर लैंड है तो उस पर कंटिन्यूसली सेम क्रॉप को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है. अब ऐसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, एक ही लैंड पे मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं. कि अगर थोड़ा सा कुछ भी
एक प्रोडक्ट लगाए हैं, एक क्रॉप लगाए हैं, तो उसके साथ ही साथ दूसरी क्रॉप भी उसी सेम लैंड पे कर लें, हम एक ही पे डिपेंडेंट ना रहें। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट, कि प्रोडक्शन जो एक्टिविटी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उससे हम लोग कैसे डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। तो उसमें लाइफ स्टॉक आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इन रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करें कि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के साथ ही साथ हम फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को फुलफ़िल कर सकें। हम लोग हमेशा बस प्रेजेंट जनरेशन का ही नहीं सोच सकते कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर वाटर हमें मिल रहा है, लैंड मिल रहा है या फॉरेस्ट है, तो हम बस अभी का ही सोच के सब कुछ कंज्यूम कर ले, उनको वेस्ट कर ले और आगे की जो जनरेशन है उनको कुछ भी ना मिले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऐसे यूज़ करना है कि हमारी नीड्स को वो फुलफ़िल करे ही करे, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स को फुलफ़िल करे। और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि हम लोग जो ऐसे प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके, तो इससे क्या होता है, एक तो नॉर्मली किसी की हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ता है, एज वेल एज जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है, फर्टिलिटी होती है, वो भी क्या करती जाती है, फॉल करती जाती है। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे क्या, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू उसको वो अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि हम लोग जो भी सारे HYV सीड्स हैं या जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका कम से कम यूज़ करें। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। So in chapter 4 we have studied that the majority of the poor live in rural areas where they do not have access to the basic necessities of the life. ठीक है, चैप्टर 4 दैट इज़ पॉवर्टी में हम लोग ने पढ़ा था कि जो भी प्रपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और उनके पास वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। बेसिक नेसेसिटीज़ मीन्स फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। एग्रीकल्चर क्या है, वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हमें पता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 75% अराउंड पीपल, जो 75% अराउंड जो पॉपुलेशन है वो हमारी किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। तो अभी भी एग्रीकल्चर क्या है, वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, बट अब हम लोग एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं। सो महात्मा गांधी वंस सेड दैट रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। एक बार महात्मा गांधी ने ये भी बोला था कि अगर हम लोग अपनी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो बस हम इसको हम लोग फोकस ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहाँ पे डेवलपमेंट और फोकस करेगा, इंडस्ट्रियल, बट इसका जो मेन है दैट इज़ एग्रीकल्चर, उस पर भी क्या हो जाना चाहिए, ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। सो दिस आइडिया ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, कि हम लोग डेवलपमेंट किसका करें, विलेज का करें। सो दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट ब्रिंग आउट द सेंटर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि इससे क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट नेशन का हो। More than 2/3 of the India's population depend upon the agriculture that is yet to become productive enough to provide for them. ठीक है, 2/3 जो है population वो किस पे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, and 1/3 of the rural India still live in the abject poverty, और जिसमें से 1/3 people ऐसे हैं जो poverty को फेस कर रहे हैं। So that is why we have to see a developed rural areas। हमें क्या है, इसके लिए डेवलप्ड रूरल एरियाज़ को देखना है। इफ़ आर नेशन हैज़ टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस, की अगर हमारी कंट्री को रियल प्रोग्रेस करना है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रूरल डेवलपमेंट, हम लोग पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट। तो पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है। ठीक है, सो इट फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज। ये किस पे फोकस बेसिकली करता है, डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकॉनमी, जो विलेज इकॉनमी के डेवलपमेंट के बहुत पीछे छूट गया है।
उनका डेवलपमेंट करना ही रूरल डेवलपमेंट होता है। सो ऑल्दो देयर इज़ डिक्लाइन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी, आप ये देख रहे होगे कि अभी जो सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में से, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सर्विस सेक्टर का होता है। और कंटिन्यूसली जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो फॉल कर रहा है। सो द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल नॉट एग्जिबिटेड सो मच डिक्लाइन। हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी लोगों का डेवलपमेंट है या उनका डिपेंडेंसी है उन पर बहुत ज़्यादा है। हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है वो एग्रीकल्चर का ज़्यादा नहीं है, बट तो भी वहाँ पे क्या है कि लोग डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ डिक्लाइन इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज़ फॉल इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सिंस 1991, कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है कंट्रीब्यूशन उनका, क्यों हो रहा है? बिकॉज जो पब्लिक है, मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था आपका 1951, ठीक है, इसका जो मेन फोकस था इस टाइम तक, मेन फोकस क्या था? किसका डेवलपमेंट करना? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। स्टार्टिंग हमारी कंट्री में, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ की चैप्टर 2 में इंडियन इकोनॉमी 1950s to 1990, तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट होना, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। हम लोग क्या थे? किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होते थे कि वो लोग इंपोर्ट हम लोग करेंगे तभी हम लोग अपनी जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर पाएंगे, मतलब फूड आइटम्स के लिए, दैट वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स। तो इस पे बोला गया कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो जब भी प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में आया तो 5 ईयर प्लान्स बन रहे थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था आपका 1951। इट इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। प्लानिंग कमीशन आया था आपका 1950 में और फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, जिसका बेस क्या था? मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर, हर बार जो 5 ईयर प्लान्स आते थे उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता था। वो ये लेके चलते थे प्लानिंग कि इस 5 ईयर प्लान में हम लोग ये अचीव करेंगे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका बेसिस क्या था? दैट इज़ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग डिपेंडेंट हैं अदर कंट्री पे, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो और हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो था, ठीक है। बट जैसे ही आपको पता है 1950 फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया 1956, उसमें क्या हुआ? उसमें बोला गया कि अब तो चलो एग्रीकल्चर के साथ ही साथ हम लोग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन दी प्राइमरी एंड दी टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग देख रहे हैं जो LPG पॉलिसी आई 1991 में, तो सारा जो भी कंट्रीब्यूशन था या उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे? प्राइवेटाइजेशन की। मतलब जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी वो गवर्नमेंट क्या कर रहा था? सब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? पूरा डिसइन्वेस्टमेंट कर दी थी ना, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर दी थी। तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था बेसिकली ऑन द एग्रीकल्चर, इट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। वो डिक्लाइन होता गया जब गवर्नमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेगी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर वही कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट कवर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एज वेल एज ऑल दोज आस्पेक्ट विच इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज। रूरल डेवलपमेंट में वो सारे कंसेप्ट और टॉपिक आते हैं जो रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो भी रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट करता है। बेसिकली वो जिस एरिया में इंगेज हो, वो कुछ भी काम कर रहे हों, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसकी, जो रूरल एरियाज़ में जो पीपल रह रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी हमें क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। सो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस विच टारगेट बेटरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल एरिया। जो किसको टारगेट करा है कि रूरल एरियाज़ में जितने भी एस्पेक्ट हैं, हम बस एक एस्पेक्ट को लेके नहीं चलेंगे कि एग्रीकल्चर, और जो भी डाइवर्सिफिकेशन है हर एक का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सो दस डेवलपिंग एग्रीकल्चर इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल एरिया। जैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे
तो अल्टीमेटली रूरल एरियाज़ भी डेवलप करेंगे। कैसे? जैसे ही एग्रीकल्चर का बहुत सारे काइंड सीड्स प्रोवाइड किए जाएँ, उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए, सब्सिडीज़ दिया जाए, तो प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जैसे इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा देन दे विल सोल्ड आउट इनटू द मार्केट। वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे? जो भी फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर देंगे मार्केट में। इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा? इनकम होगी। जब इनकम होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा और उससे क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट होगा। अब जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे क्या होगा? शॉप्स भी ओपन होंगी, क्योंकि पहले जब किसी के पास मनी नहीं था तो कुछ भी हम लोग आगे की बात कर ही नहीं रहे थे। इससे क्या होगा? वो लोग भी एक्सचेंज करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, अपनी जो भी बेसिक नीड्स है उसको क्या करेंगे? फुलफ़िल करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ ही साथ और भी जो एस्पेक्ट्स हैं रूरल एरियाज़ में उनको भी क्या करना? डेवलप करना। ठीक है, तो ये हो गया रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस और द की इशू। मतलब जब भी हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या क्या ऐसे चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट में आ रहे हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स रूरल डेवलपमेंट के को फेस करना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस और दी की इशू। चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एज वी आर ह्यूमन, तो हम लोग क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह ही वर्क करते हैं। सो कह रहा है कि रूरल ह्यूमन रिसोर्स बीइंग वेरी बेसिक इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ नीड टू बी डेवलप्ड एक्सटेंसिवली। मतलब हमें पता है कि एक रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक बेसिक है। मतलब अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट की और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, मतलब एज पीपल वी आर वही नहीं है, तो वो क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का ही हो रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्स बीइंग वेरी बेसिक इनपुट, ये बहुत बेसिक इनपुट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हम लोग बात करते हैं लेबर इंटेंसिव और द कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, लेबर इंटेंसिव के थ्रू मोर एंड मोर लेबर विल इंगेज और एम्प्लॉयड। अब अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन्स भी हायर करेंगे तो मशीन को भी कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए ही ना चाहिए। तो बिना ह्यूमन के क्या है कि कोई भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं हो सकता है। सो इट इंक्लूड्स फोकस ऑन, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ लिटरेसी, है ना। हम लोग को पता है कि ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली कब काम करेगा? जब उसके पास लिटरेसी हो, वो लिटरेट हो। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कहीं भी हम लोग जॉब के लिए देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उनकी एलिजिबिलिटी होती है। वहाँ पे कहीं ये नहीं होता है कि दैट इंडिविजुअल शुड बी इलिटरेट, वो इलिटरेट होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। हर जगह कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी मानता है कि MBA होना चाहिए या BTech होना चाहिए या कुछ भी उनके जो भी क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा ही करेगा। तो कह रहा है कि मोर स्पेसिफिकली किस पे हम लोग बात करते हैं? फीमेल लिटरेसी पे बात ही क्यों करते हैं? देखिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि विमेन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उसमें क्या है, क्योंकि शुरू से ही डिप्राइव्ड होती चली गई, फीमेल को लिटरेसी नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इनको तो शादी करके दूसरे घर ही जाना है ना, तो लिटरेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग लिटरेसी की बात करें तो फीमेल की लिटरेसी पे फोकस होना चाहिए उनको, और मेल एज वेल एज फीमेल को क्या करना चाहिए? प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए और डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो, प्रोग्राम्स हो, स्किल्स डेवलपमेंट हो। क्योंकि अब कहीं पे भी जॉब लेने जाओ तो वो क्या है, डिफरेंट स्किल्स को देखते हैं कि आपके पास कितनी स्किल्स है कि आप हर चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते। सेकेंड होता है दैट इज़ हेल्थ, एंड इट इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको याद होगा कि जब हम लोग ह्यूमन कैपिटल पढ़ रहे थे तो उसका एक सोर्स था एक्सपेंडिचर किस पे होना चाहिए? हेल्थ पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत एजुकेशन मैंने ले ली बट मेरी प्रॉपर हेल्थ नहीं है, मैं कहीं भी काम कर रही हूँ, मेरा वो काम कर ही नहीं पा रही क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो क्या वो जो भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कभी काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है,
सो डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स का होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? व्हेन दे हैव द ह्यूमन कैपिटल, उनके पास ह्यूमन कैपिटल हो, ह्यूमन कैपिटल में लिटरेसी हो और उनके पास प्रॉपर हेल्थ। ठीक है, सेकेंड आता है दैट इज लैंड रिफॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग चैलेंज की बात करें रूरल डेवलपमेंट में, तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स का होना ही चाहिए। बिना ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के हम लोग प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। फिर है लैंड रिफॉर्म। सो लैंड रिफॉर्म आर वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ठीक है, लैंड क्या है? वो अर्जेंटली रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हमारे पास कोई लैंड नहीं रहेगी तो हम कुछ भी प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते ना। हम लोग कहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे? हम लोग स्काई पे तो जाएंगे नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर लैंड चाहिए, बिकॉज लैंड इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक इन रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में अगर बात करना है तो रूरल एरियाज़ में बेसिकली हम लोग किस पे फोकस करें? एग्रीकल्चर पे करें। एग्रीकल्चर पे हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पे करेंगे? लैंड पे ही करेंगे। सो लैंड रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लैंड की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर प्रॉपर लैंड होगी, फर्टाइल लैंड होगी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? प्रोडक्शन भी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, लाइक जो भी हम लोग ज़मींदार की बात करते थे, वो क्या करते थे? वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, क्योंकि उन्हीं की लैंड होती थी, वो उस पर प्रोड्यूस करते थे और पूरा का पूरा वो लोग लेके चले जाते थे। तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनका क्या होना चाहिए? एबोल्यूशन होना चाहिए। अगर कोई भी फार्मर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डायरेक्टली मार्केट में जाए। ये नहीं कि किसी के थ्रू वो ना जाके, क्योंकि वो उसको सोल्ड करेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बट अगर वो डायरेक्टली मार्केट जाएगा तो उसको प्रॉपर उसके क्रॉप की वैल्यू मिलेगी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो भी टिलर्स हैं, सॉइल मतलब कि जो उस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी जो भी राइट्स बनी हैं, उनकी राइट को क्या आना चाहिए? उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उनके राइट के अगेंस्ट काम हो। फिर है एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो भी कल्टिवेटर्स हैं, जो कल्टिवेट करते हैं प्रोडक्शन गुड्स को या क्रॉप को, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी रिमूव करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द लैंड रिफॉर्म। थर्ड वन इज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? वेयर हाउसिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ आ गया, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ आ गया। अब आपको है कि कोई भी फार्मर ने क्या किया? कमोडिटी को प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके पास वीट ने उसने प्रोड्यूस किया, बट उसकी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब वो उन गुड्स को, जो भी क्रॉप को प्रोड्यूस किया, वो उसको मार्केट तक ले ही नहीं जा सकता, या उनके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने जो भी प्रोड्यूस किया उसको स्टोर कर सके। तो क्या ये रूरल डेवलपमेंट कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम एक प्रोड्यूस कर सके, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि कहाँ पे हमें ये गुड्स को पहुँचाना है, तब तक कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो ये भी क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज है, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड दोज फैसिलिटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन। ठीक है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या है? सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो। अब लोगों के पास क्या है? बहुत सारी मशीन्स है, थ्रेशर है, जिसके थ्रू वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो। वाटर के लिए अगर उनको प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए तो उनको पंप चलाना होगा, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब प्रॉपर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। इरिगेशन की फैसिलिटी हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, फिर क्रेडिट मार्केटिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। क्रेडिट मार्केटिंग मतलब वो क्या है? कहीं पे क्रेडिट पे मनी को ले सकते हैं, या फाइनेंशियल असिस्टेंस हो मतलब प्रॉपर उनको फैसिलिटी मिले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे वो परचेज कर सके। फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज रोड एंड फीडर रोड टू नियर बाई हाईवेज। अब प्रॉपर क्या हो? रोड हो। ठीक है, ये भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा ना, कि वो प्रोड्यूस तो कर ले रहे हैं बट उनको मार्केट में लेके जाना है, बट प्रॉपर रोड नहीं है। अगर बीच में क्या है? कोई रिवर है तो वहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं है, तो ये सारे क्या है? एक ऑब्स्टिकल हो जाएंगे रूरल डेवलपमेंट।
सो देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, मतलब इंफॉर्मेशन भी क्या हो सके, पास हो सके, कि अब अगर गुड्स की ज़रूरत है मार्केट में तो वो क्या कर सके, पहुंचा सके। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर आता है एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी। देखिए अगर आप कहीं भी जाएंगे, दो प्रॉब्लम है इंडिया की, मतलब किसी भी कंट्री की, अगर ये दो प्रॉब्लम कम हो जाती है ना, आधा से ज़्यादा चीज़ सही हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी ना, आप ये सोचिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते कि हमारे पास 2 चपातीज़ हैं, 2 चपाती को खाने वाले 2 लोग हैं और 2 चपातीज़ को खाने वाले 10 लोग हैं, तो वो रिसोर्सेज किसको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे, जिसके पास जो 2 लोग हैं। वही सेम चीज़ है अगर हम लोग ऑल ओवर इकॉनमी की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अगर कम लोग में डिस्ट्रीब्यूट हों और वो लोग बहुत ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हों तो क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ जब पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी वो इंक्रीज करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन का रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ इसका चैलेंज है दैट इज एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को क्या करना, हमें एलिविएट करना। एलिविएट मतलब रिमूव करना, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। कह रहे 1/3 ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, कि जो भी टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है जो पीपल है वो अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर। सो दैट इज़ वाई वी वुड लाइक टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया। तभी हमें क्या है कि हमें एक रूरल इंडिया को देखना है। सो स्पेशल मेजर फॉर द एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी मस्ट बी अंडरटेकन। तो बहुत सारे स्पेशल मेजर्स को लेने की ज़रूरत है, जैसे हम लोग कंट्री से जो पॉवर्टी है उसको रिमूव कर सकें। फिर है एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सो एफर्ट हमें देना चाहिए जिससे क्या है कि जो भी सिग्निफिकेंट हम इम्प्रूव कर सके, जो भी वीकर सेक्शन है पॉपुलेशन को, उनको कोप अप कर सके, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम से हम उनको रिमूव कर सकें। वो तभी हो पाएगा, हम लोग किसी एक इंडिविजुअल या पीपल की बात तभी सुन पाएंगे जब पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन एक्सेस टू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो किस पे करना है, कि प्रोवाइडिंग द मोर एंड मोर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, देखिए पॉपुलेशन एक बार अगर हम लोग पर्सपेक्टिव देखते हैं, पॉपुलेशन कम होगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा जनरेट होंगी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट होंगी दैट मीन्स कि जो भी पीपल हैं वो क्या होंगे, पुअर कम होंगे, क्योंकि लोगों के पास जॉब होगी तो उनके पास पैसा होगा तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये भी क्या है, पॉवर्टी को एलिविएट करना, इट इज़ ऑल्सो दी चैलेंज ऑफ द ह्यूमन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल अगर एरिया में डेवलपमेंट करना है तो पॉवर्टी को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, देखिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, तो इट इज़ अप टू द ह्यूमन कि वो क्या है कि अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, अवेयर कर सकती है लोगों को कि अगर आप पॉपुलेशन को कम करेंगे तो जो भी फैसिलिटीज़ है, रिसोर्सेज है वो आपको प्रॉपरली मिलेगी, है ना। तो ये अवेयर किसको होना है, जो भी ह्यूमन है उनको अवेयर होना है कि हमें पॉपुलेशन को कम करना है। जैसे ही पॉपुलेशन कंट्री की कम होती है तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पीपल में और वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ द ईच लोकेलिटी। डेवलपमेंट ऑफ productive resource of each locality। ठीक है, कह रहा है वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड देन डेवलप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। मतलब हर एक लोकेलिटी की अपनी अपनी नीड है। कैसे, अगर हम लोग बात करते हैं यहीं वाराणसी में तो हम लोग देख रहे हैं किसी एरिया में प्रॉपर रोड है तो वहाँ पे वाटर की अच्छी सी फैसिलिटी नहीं है, किसी एरिया में देख रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर क्या है कि वाटर है बट रोड नहीं है,
तो अलग अलग एरिया की अपनी अलग अलग क्या होती है, नीड होती है, उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एंड देन डेवलपमेंट करना है। सो अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू दी ऑप्टिमम, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एरियाज एंड नॉन फार्म एरियाज सच एज फूड प्रोसेसिंग कैन बी इन्हांस। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की फार्म एरियाज़ में या नॉन फार्म एरियाज़ में, फार्म एरियाज़ मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, नॉन फार्म एरियाज़ जैसे जहाँ पे फार्म से अलग हम लोग जो भी काम करें, वो क्या होना चाहिए, उसमें इन्हांस्ड होना चाहिए। बेटर एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू दी हेल्थ केयर, और क्या हो कि एक लोगों तक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड किसकी की जाए, हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, और क्या कह सकते हैं कि सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई हो, क्लीन वाटर सप्लाई हो, एंड होम शुड बी प्रोवाइडेड, और उन्हें होम प्रोवाइड हो अलॉन्ग विद द एजुकेशन फॉर ऑल फॉर द रैपिड रूरल डेवलपमेंट। और उसके साथ क्या, रूरल डेवलपमेंट में हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल, अभी ये डिस्कस करेंगे एजुकेशन फॉर ऑल, दैट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मतलब कि एजुकेशन क्या है, वो प्राइमरी लेवल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, वो भी क्या हो, मिले सबको, मतलब एजुकेशन मिले, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, उन्हें प्रॉपर होम मिले। ये सारी चीज़ों को देख के हम लोग किसी भी कंट्री में रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड दीज ऑल आर दी सम चैलेंजेस ऑफ दी रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है, रूरल डेवलपमेंट के कुछ चैलेंजेस हैं। सो इट वॉज ऑब्जर्व इन एन अर्लियर चैप्टर that although the share of agriculture sector's contribution to the GDP was on decline। ठीक है, हम लोग ने जो लास्ट चैप्टर्स में हम लोग ने देख लिया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हम लोग चेंज नहीं देख रहे हैं, जैसे पहले था अभी भी वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। फर्दर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिफॉर्म, जो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म या एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, ये सारी चीज़ें आई, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसेलरेटेड टू अबाउट 3% पर एनम ड्यूरिंग द 1991 टू 2012। तो जो ये रेट था, ग्रोथ रेट, वो क्या था, वो फॉल कर गया था, कितना, 3% पर एनम 1991 से 2012 के बीच में, विच वॉज लोअर देन द अर्लियर ईयर। 1991 से 2012 के बीच में जो रेट था एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का, वो फॉल करता जा रहा था। जो प्रीवियस ईयर से अगर हम लोग बात करते हैं उससे भी वो कम हो गया था। सो इन रिसेंट ईयर दिस सेक्टर हैज़ बिकम वोलाटाइल। ये जो है वो सेक्टर क्या एकदम डिप्राइव्ड होता जा रहा है, इस सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो ड्यूरिंग 14-15 द GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स एलीट सेक्टर वॉज लेस देन 1%। तो जब हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं इस सेक्टर में, वो क्या हो रहा था, अगर एग्रीकल्चर और उसके एलीट जो भी एफिलिएटेड सेक्टर है वो 1%, उससे भी कम हो गया था उनका जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन। सो डिक्लाइन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट से 1991 से जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी वो भी कम हो गया था। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इन द इंडस्ट्रियल और द सर्विस सेक्टर में। इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, लोग क्या थे, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास एक कैजुअल जॉब थी, परमानेंट कोई भी जॉब नहीं होती थी। सो फर्दर इम्पीड रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट को कंटिन्यूसली क्या करती जा रही थी, डिक्लाइन और फॉल करती जा रही थी। So the impact of this phenomenon can be seen from the growing distress witnessed among the farmers। ठीक है, ये क्या था, कंटिन्यूसली फार्मर्स में एक टेंशन और डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड सम ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल इंडिया क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल आर डिस्कस्ड फर्दर। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू अब देखा गया कि कुछ हमें एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि अगर हम लोग को रूरल डेवलपमेंट करना है। तो उसमें क्या क्या आया, रूरल क्रेडिट हुआ। रूरल क्रेडिट मतलब रूरल एरियाज़ में भी क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, डिफरेंट बैंक्स को सेटअप किया गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड किया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे थी तो इनके थ्रू फंड को प्रोवाइड, या
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम था वहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे के थ्रू क्या था कि रूरल डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। जो भी चैलेंजेस की इशू आ रहे थे उनको हमें रिमूव करके क्या करना है, बेसिकली डेवलपमेंट करना है।